नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी सबका कॉमन सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर वालों का। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी कि यूनिट 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो सबसे बड़ी बड़ी यूनिटें थी उनको पढ़ लिया था। अब पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2.3 से लेकर के यूनिट 2.5 तक, और इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए और अच्छे से पढ़ लेते हैं। हम लोग बात करते हैं भैया यूनिट 2.3 की। तो यहां पर बात करता है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में आप पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में, यानी कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले यूनिट 2.3 में हैं। सभी भाई बहन एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार का टारगेट है, हम लोग 83,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं, और भैया हम लोगों को केवल 17,000 लोगों को और जोड़ना है, जिससे कि अपना परिवार 1 लाख का हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। ये आपके भारत भाग 4 में आपको देखने को मिलते हैं, और इसका जो आर्टिकल रहता है वो 36 से 51 के बीच में, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हमको डीपीएसपी देखने को मिलता है, और ये राज्य के नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये जो होते हैं किसी अदालत में इनको आप लागू नहीं कर सकते। खास करके जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में आपको देखने को मिलेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, यानी कि राज्य के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा के बारे में बात करता है। जो आपको ये भी देखने को मिलता है साथ में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के बाद में इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। ये डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में देखने को मिलता है। वहीं आप लोग आर्टिकल 21A भी पढ़ते थे, वहां पर भी आपको देखने को मिलता था, लेकिन वहां पर वो आपके मौलिक अधिकारों में था, उसको भी हम जानेंगे। 46 की बात करते हैं तो राज्य के प्रत्येक कमजोर वर्ग को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इनके लिए शिक्षा में जो आर्थिक हित है इसको दिया जाएगा, इनकी विशेष शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और समाज में इनके अन्याय और शोषण को नहीं होने दिया जाएगा, उसमें उनको बचाव किया जाएगा। आर्टिकल 41 में राज्य काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भाई सबको समान काम मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सबको सहायता मिले, इसके बारे में बात करता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर ले मौलिक अधिकारों की, तो उसको हम लोग कहेंगे 12 से 35 के बीच में भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया, आर्टिकल 12 से 35 में। अब मौलिक अधिकारों में सबसे पहला आपका क्या है, आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। आप लोग देखते होंगे सर्व शिक्षा अभियान जब आपने पढ़ा होगा तो 21A को भी यहां पर पढ़ाया गया था, और 2002 की बात की गई थी, 86वें संविधान संशोधन की बात की गई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, यानी कि मौलिक अधिकार में अगर कह दे कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कहां पर बात की गई तो 21A में, और कहा जाए भैया फंडामेंटल डीपीएसपी में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर कह दे तो आर्टिकल 45। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मूल अधिकार बनाया गया, और इसी के आधार पर आर्टिकल
सॉरी आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एक्ट, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। यहां पर क्या कहा गया कि भैया निजी स्कूलों में 25% सीटें जो हैं वो ईडब्ल्यूएस और आर्थिक कमजोर लोगों को आरक्षित की जाए। ठीक है। आर्टिकल 28 में कहा गया कि भैया धार्मिक शिक्षा और स्वतंत्रता, भाई किसी भी प्रकार का धर्म हो, किसी भी प्रकार की जाति हो, सबको शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है। राज्य में वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह भी कहा गया कि भाई अगर कोई ट्रस्ट है कोई तो वहां पर केवल और केवल धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। आप भारत में जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको आप कीजिए, किसी को भी आप धार्मिक शिक्षा और पूजा के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है। करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा की बात की गई, जहां पर भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया और किसी भी राज्य में संस्था प्राप्त संस्थान में जाति धर्म के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा कि भाई आप इस जाति के हो, आप इस धर्म के हो, आपको हम प्रवेश नहीं देंगे, आपको हम एंट्री नहीं देंगे स्कूल में, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। भैया आप जो है संस्थानों का स्थापना कर सकते हो और उसका प्रशासन चला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता अधिकार का अधिकार, शिक्षा से में लिंग, जाति और धर्म का, और आर्टिकल 17 में आप लोग पढ़ते हैं अस्पृश्यता का। ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ने को मिलता है आपके मौलिक अधिकारों में। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 के ए में दिखाया गया और 51 ए में इसको वर्णित किया गया। कहा गया कि भैया हर नागरिक का कर्तव्य होगा, जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका कर्तव्य होगा। कर्तव्य की बात कर रहा है कि भैया हर बच्चे को आप स्कूल भेजें, हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त कराया जाए, ये आपका कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में रखा गया, 51 ए में रखा गया, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे और अनिवार्य रूप से शिक्षा दे और भैया उनको शिक्षा के अवसर दे। ठीक है। 350 ए में क्या कहा गया? कुछ और भी एक्ट हैं, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और एक्ट हैं ये जो कि अलग हैं। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की बात की गई कि भाई अगर आप जो भी बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देते हो वो सबसे प्रभावी होती है। ठीक है। तो उसकी बात यहां पर की गई। ठीक है। नेक्स्ट है भैया समवर्ती सूची की बात की गई। हाँ, 351 में भी कहा गया कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए। ठीक है। इसको जो है समवर्ती सूची में रखा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। और भैया 7वीं अनुसूची, इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकेंगे। आप देखते होंगे कुछ फंड केंद्र देता है, कुछ फंड राज्य देता है। केंद्र कहता है कि आप ऐसे करो, राज्य भी कहता है आप ऐसे करो, यानी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है। इसके बाद में यूनिट 2.4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई के बारे में। आप पढ़ेंगे आरपीडब्ल्यूडी के बारे में और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21 ए में 86वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। ठीक है। आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे सके। और डीपीएसपी में 45 में, ठीक है, इसका वर्णन किया गया। और भैया फंडामेंटल ड्यूटी में 51 में इसका वर्णन किया गया। ये आपको सबको पता है। आरटीई की बात कर लें, राइट टू एजुकेशन की बात कर लें, तो आप सभी को पता है कि भैया सबसे पहले एसएसए आया था, उसके बाद इसकी नीतियों को और आगे बढ़ाने के लिए भैया आरटीई को लाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में, यानी कि बच्चा अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जा रहा है तो उसके पड़ोस में 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और अगर बच्चा 6 से 8 में पढ़ने जा रहा है तो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कहा गया कि भैया प्राथमिक विद्यालय में 30:1 का अनुपात होगा, यानी कि 30 बच्चे 1 शिक्षक। अगर जो है आपके विशेष बच्चे होंगे तो कहा गया भैया कि 1:10 का अनुपात होगा, यानी कि 1 शिक्षक और 10 बच्चे प्राथमिक में। ठीक है। यहां पर कहा गया कि भैया 25% आरक्षण दिया जाएगा
वहां की सीटों पर, यानी कि जो निजी स्कूल की सीटें होंगी, कमजोर वर्ग की सीटें होंगी, इसमें 25% का आरक्षण दिया जाएगा। फीस के लिए भी कहा गया कि भैया किसी को भी आप रोक नहीं सकते, ठीक है, कोई भी परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। ये भी कहा गया, प्रवेश आप किसी का नहीं रोक सकते, ये भी कहा गया। कहा गया कि भाई किसी भी बच्चे को हम लोग नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी बच्चे को हम लोग फेल नहीं कर सकते। फेल करोगे, बाद में इसमें सुधार भी किया गया, लेकिन उस समय कहा गया कि नहीं फेल कर सकते। शिक्षक और छात्र का अनुपात जो कि मैंने आपको बताया, ये भी बनाया गया। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, बच्चे को आप मार नहीं सकते, मानसिक रूप से उसको आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। कहा गया कि स्कूल की अवसंरचना क्या क्या होनी चाहिए, वहां पर कक्षाएं हो, शौचालय हो, पीने की व्यवस्था हो, खेल का मैदान हो, ये सभी आवश्यक वस्तुएं स्कूल में होनी चाहिए। ठीक है। स्कूल प्रबंधन समिति का यहाँ पर कहा गया कि भैया 75% जो है वो अभिभावक होने चाहिए और 25% यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सब कहा गया। और ऐसे शिक्षक आए जो योग्य हों, प्रशिक्षित हों, ये कहा गया। साथ ही साथ एसएमसी की जो है गठन किया गया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया, जो कि मैंने आपको भी बताया। और कहा गया कि भैया समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाए, दिव्यांगों को भी उनको समान अवसर के लिए आगे बढ़ाया जाए। कुछ संशोधन किए गए जो कि आपको 2012 में, 2019 में इसमें संशोधन किया गया, और 19-21 में भी, 2020-21 में भी कोविड के दौरान कुछ छूटें दी गई, तो ये सारे संशोधन किए गए। इसके बाद में आरपीडब्ल्यूडी की बात कर लेते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की। आप सभी ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपने यूनिट 1 में ही इसको पढ़ा है, 1.3 में ही इसको पढ़ा है। जहां पर हम लोग बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी, इसके पहले इसका नाम क्या था, तो हम कहेंगे इसके पहले इसका नाम था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि आया था आपका 1995 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इसको हम लोग जानते थे। जहां पर हम लोग 1995 में हम लोग 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को जानते थे, यहां पर हम लोग 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को पढ़ते हैं। तो इसका कारण, इसका मतलब क्या था, इसमें कहा गया भाई बेंचमार्क दिव्यांगता में हम लोगों को रखेंगे, जिसको 40% से अधिक दिव्यांगता होगी उसी व्यक्ति को जो है हम बेंचमार्क दिव्यांगता में रखेंगे, और उसी को जो है हम क्या करेंगे, उसी बच्चे को हम क्या करेंगे जो है यूडीआईडी कार्ड बनवाएंगे, और उसी बच्चे को हम लोग जो है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देंगे, ऐसे आप कह सकते हैं। सरकारी योजनाएं का लाभ भी उसी को हम देंगे। कहा गया कि भाई अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो 5% का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 4% के आरक्षण की बात की गई आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या था, पीडब्ल्यूडी में 3% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में था, ये भी याद रख कर लीजिएगा। इसके बाद में विशेष शिक्षक की जो नियुक्ति थी उसको अनिवार्य किया गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, साइन लैंग्वेज, इसकी उपलब्धता करवाई गई। परीक्षा जो है वो समय पर, अतिरिक्त समय बच्चे को दिया जाए। ठीक है, स्क्राइबर दिया जाए कि भाई अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो उसके लिए कोई व्यवस्थित रूप से उसको वहां पर बिठाया जाए, उसको काम कराया जाए। और बिना भेदभाव के शिक्षा की बात की गई, भाई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, शिक्षा हर बच्चे को मिले, और भैया कोई जो है इस यहां से बाहर ना जाए। ठीक है, 2017 में इसको लागू किया गया था और 2016 में ये आपका आया था। आरपीडब्ल्यूडी का काम था भैया सभी को मिलाकर के शिक्षा देना, इंक्लूसिव एजुकेशन को और मजबूत बनाना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आपके एजुकेशन कमीशंस की, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद, और उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, प्लान ऑफ एक्शन जो इसका नया रूप बनाया गया था, यानी कि संशोधन किया गया था। उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद आप लोगों ने देखा सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया, जो कि राधाकृष्णन के द्वारा बनाया गया। राधाकृष्णन आयोग जिसको कहा जाता था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा 1948-49 की बात करता है। ये क्या करता था कि भाई विश्वविद्यालय में गुणवत्ता को सुधार किया जाए, जो 3 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, उसको चलाया जाए और अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाए। यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई। ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो थी वो 1956 में की गई, लेकिन ये कमीशन जो था 1948-49 में आपके आ गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे आगे काम बढ़ता गया, तो भैया माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, मुदालियर आयोग जिसको हम लोग जानते थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 की बात करता है। लक्ष्मी स्वामी मुदालियर ने जो है इसको जो है 3 स्तरीय फार्मूला बताया, 3 स्तरीय फार्मूला बताया। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक और बहुउद्देशीय बनाना इसका काम था। आगे बढ़ते बढ़ते जो है दोस्तों, दौलत राय कोठारी ने जो है कोठारी आयोग लाए, शिक्षा आयोग के नाम से इसको जाना जाता था। 1964-66 की बात करता है। यहाँ पर 10+2+3 की शिक्षा संरचना को बनाया गया। कहा गया वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को दिया जाए।
विज्ञान और व्यवसाय शिक्षा पर बल दिया जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का यही आधार बना, जो 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसका ये आधार बना। ठीक है, उसके बाद में समानता और शिक्षा की भी बात की गई। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अगर बात करते हैं तो 1986 में राजीव गांधी सरकार थी उस समय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ठीक है, उसके बाद में बालिकाओं की शिक्षा की भी बात की गई, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात की गई। कहा गया कि भाई किसी को हम निरक्षर नहीं रखेंगे। नवोदय विद्यालयों की स्थापना भी इसके तहत की गई। सर्व शिक्षा अभियान का आधार भी यही बना था। ठीक है, समानता और गुणवत्ता की जहां पर बात की गई, और 10+2+3 की संरचना को भी यहां पर जारी रखा गया, जो कि यहां पर भी आपका जारी था और इसके आगे भी आपका जारी रखा गया। इसके बाद में अगर बात करें, धीरे धीरे और थोड़ा इस योजना को और बढ़ाया गया। तो 1986 की सिफारिशें थी उसको इसमें लागू किया गया, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया, पीओए 1992 को लाया गया, जहां पर जिला माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाए गए। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा की भी बात की गई कि भाई महात्मा गांधी ने कहा था बच्चे को बेसिक एजुकेशन दो, उसकी भी बात की गई। तो और जो कि लोकल बॉडीज थी, पंचायत थी, उसमें भी शिक्षा की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में बहुत दिनों बाद आपको जो है 29 जुलाई 2020 को आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली, एनईपी 2020 देखने को मिली। सभी बच्चों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए, रोजगार के लिए और जीवन कौशल के लिए इनको आगे बढ़ाया जाए, और इनको जीने के लिए समान अवसर और समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसमें आपको जो संरचना देखने को मिलती है 5+3+3+4 की संरचना देखने को मिली, यानी कि पुरानी संरचना को हटाया गया और नए नियम, नए मॉडल को यहाँ पर लागू किया गया। यहाँ पर प्री प्राइमरी शिक्षा भी शामिल की गई। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा और विकास पर बल दिया गया, यानी कि ECCE की बात की गई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर की बात की गई, केयर एंड एजुकेशन की बात की गई। ठीक है, इसके बाद में कक्षा 5 तक, संभव हो तो कक्षा 8 तक या मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए, और समग्र शिक्षा दी जाए, रटाया ना जाए बच्चे को, बच्चे का कौशल विकास किया जाए, यानी कि बच्चे की रचनात्मकता, आलोचनात्मकता, ठीक है, इस पर जोर दिया जाए, उसकी सोच को आगे बढ़ाया जाए। विषयों में लचीलापन देखने को मिले, आर्ट, साइंस, कॉमर्स की बात की गई। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई, कक्षा 6 के बाद में बच्चे को कौशल सिखाया जाए, इंटर्नशिप की शुरुआत की जाए। ठीक है, जो भी बोर्ड परीक्षा है उसका बच्चे पर दबाव कम रहे, बच्चा आराम से सीखे, उसके मूल्यांकन में भी सुधार किया जाए। फंडामेंटल लिटरेसी की बात की गई, पढ़ना लिखना और बुनियादी कौशल को मजबूत किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा की भी बात की गई, भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए अब नई तकनीकों को इस्तेमाल करें और ऑनलाइन शिक्षा को इस्तेमाल करें। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। अगर हम शॉर्ट में बात कर लें तो आपको ये देखने को मिलता है राधाकृष्णन आयोग 1948-49, 1952-53 मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग सबसे प्रभावशाली रहा आपका। उसके बाद में 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में एनपीई नेशनल जो आपका 1986 वाला आया था, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसके बाद में जो है 1920 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1920 वर्तमान नीति जो आपकी चल रही है। ये सभी नीतियां भारत में लोगों को, समाज में लोगों को, वैश्विक स्तर पर लोगों को सुधारने का काम करती थी। ठीक है, बेहतर करने का काम करती थी, बच्चों को बेहतर करने का काम करती थी, समावेशन का काम करती थी। तो इस प्रकार से भैया यूनिट 2.5 तक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट आपकी वीडियो जो है यूनिट 3 की आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, हो सकता है कल ही मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।